प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ धर्म मेले में मतुआ समाज को संबोधित किया। पीएम के संबोधन में सीधा संदेश रहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अत्याचार के खिलाफ लोग उठाएं आवाज। हिंसा के जरिए डराना धमकाना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन। ये शब्द है प्रधानमंत्री मोदी के, जो उन्होंने मतुआ धर्म महामेला 2022 में कहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब सबका प्रयास राष्ट्र के विकास की शक्ति बनता है। पीएम ने सिस्टम से करप्शन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर जागरूकता को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के ये संबोधन पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में हुए हिंसा पर चुप रहने वालों को झंझोड़ता है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम इस मामले पर जांच कर रही है, जबकि बीजेपी की भी अपनी एक टीम बनाकर जांच कर रही है। रामपुर हाट पर बीजेपी की सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ट्वीट करके सीएम ममता बनर्जी को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच बीरभूम हिंसा पर सियासत गर्म है। कुछ नेता अपने विवादित बयानों से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एमसीडी संशोधन बिल पर सियासी लड़ाई गर्म है और आज लोकसभा में एमसीडी संशोधन बिल पर चर्चा होगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मौजूद 3 नगर निगम को फिर से एक करने की कवायद चल रही है। इसे एक करने के लिए विधेयक तैयार है। अब उसे संसद में पास कराना भर रह गया है, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बहुमत है। ऐसे में बिल आसानी से पास हो जाएगा। आज की लोकसभा की कार्रवाई बेहद अहम है। एमसीडी संशोधन बिल पर सियासी लड़ाई के बीच आज इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल पर चर्चा और पास करवाने के लिए लोकसभा में ये लिस्ट है। बीजेपी की तरफ से पहला स्पीकर रमेश बिधूड़ी रहेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना चाहती है। बीजेपी मेरे से नहीं डरती, बीजेपी जनता से डरती है। दिल्ली एमसीडी को एक करने के बिल पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिल छोटी चीज है। बिल सरकारें पार्टियां आती जाती रहती हैं। और नया रिकॉर्ड बनाते हुए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब सूबे में मंत्रालय का भी बंटवारा हो चुका है। किसको कौन सा विभाग मिला है, क्या जिम्मेदारी मिली है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। मंगलवार को धामी सरकार में 9 मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास सबसे ज्यादा 23 विभागों की जिम्मेदारी रखी। वहीं सतपाल महाराज को मिला लोक निर्माण विभाग, प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त एवं शहरी विकास, डॉक्टर धन सिंह रावत को स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता विभाग जिम्मा दिया गया। सुबोध उनियाल को वन मंत्रालय, चंदन रामदास को समाज कल्याण विभाग, सौरभ बहुगुणा को गन्ना विकास, रेखा आर्य को महिला एवं बाल विकास, गणेश जोशी को कृषि मंत्रालय मिला है। प्रत्येक मंत्री के हिस्से में कम से कम 4 विभाग आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एक्सपीरियंस के आधार पर विभागों का बंटवारा किया है। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे को लेकर असमंजस भी रहा, लेकिन फिर विधिवत अधिसूचना के साथ सूची जारी की गई। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हर किसी को अपनी समझ के मुताबिक किसी को भी पसंद और नापसंद करने का अधिकार है। लेकिन इंदौर में एक शख्स को उसके मकान मालिक ने सिर्फ इसीलिए मकान खाली करने के लिए कह दिया क्योंकि उसने अपने घर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर लगा रखी थी। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। घर की एक दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, तो दूसरी दीवार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। ये घर है इंदौर में रहने वाले यूसुफ का। ये तस्वीर उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें इन शख्सियतों के विचार पसंद है। जाहिर है हर किसी को इस लोकतांत्रिक देश में अपनी समझ के मुताबिक पसंद और नापसंद का पूरा अधिकार है। लेकिन यूसुफ का मकान मालिक इन पर इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर लगाई हुई है और मकान खाली करने की धमकी दी है। कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो फिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूँगा। रमजान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है। जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूँ और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। मकान मालिक की इस धमकी के बाद यूसुफ परेशान है और मकान मालिक शरीफ, याकूब और सुल्तान मंसूरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामले पर शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज कर्नाटक में राहुल गांधी के क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी के कांग्रेस में उथल पुथल है और लगातार बैठकों का दौर है। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती है और राहुल गांधी इस जयंती में शामिल होने के लिए बेंगलोर पहुंचे हैं। बेंगलुरु पहुंचकर राहुल गांधी दोपहर 3:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी सिद्ध गंगा मठ का दौरा कर रहे हैं, तो 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सूबे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी है। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से सियासी हलचल होने लगी है। और हमारी अगली रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीआरपीएफ कैंप पर किसने किया पेट्रोल बम से हमला? वारदात को अंजाम देने वाला नकाबपोश कौन था? यहाँ ये बेहद चौंकाने वाली खबर है कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में नकाबपोश शख्स ने पेट्रोल बम से हमला बोला। नकाब के पीछे महिला है या पुरुष, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस वारदात की पूरी दास्तान सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वारदात के तुरंत बाद पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और वे घटना की पुष्टि कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। जगह जगह हमलावर की तलाश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल है कि हमला करने वाला शख्स बुर्के में था। आखिर उसकी पहचान कैसे होगी? और इन दिनों अहमदाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। ये सुसाइड है या फिर मर्डर, इस रिपोर्ट में देखिए। ये अहमदाबाद के ओडव इलाके की दिव्य प्रभा सोसाइटी है, जहां तब हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर मिली। हैरत की बात यह है कि परिवार का मुखिया गायब है और घर में 4 लोगों का शव मौजूद है। खबर जैसे ही आग की तरह फैली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को आशंका है कि सभी लोगों की हत्या हो सकती है। शवों की हालत को देखकर पुलिस को आशंका है कि ये वारदात कुछ दिन पहले की हो सकती है। इसकी वजह से शवों को पहचानने में भी परेशानी हो रही है। घर से बरामद हुए 4 शवों में 2 महिलाएं, एक लड़का और दूसरी लड़की है। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें महिला, उसकी 2 बच्चे और दादी शामिल है। शवों पर तेज हथियारों से वार के निशान मिले हैं, जिससे इसकी हत्या किए जाने की आशंका है। इस मामले में परिवार का मुखिया विनोद मराठी गायब है। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर के मुताबिक ये परिवार बीते करीब 2 हफ्ते पहले ही यहाँ रहने आया था। किसी बात पर हुए विवाद के चलते ये घटना सामने आई है। और अभी अप्रैल का महीना आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मई की गर्मी का एहसास होने लगा है। बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सर्दी अगर तड़पाती है तो गर्मी का एहसास भी प्रचंड है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी हर दिन अपना कहर ढा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। साफ है कि दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के चलते गर्म हवाएं चलेंगी। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली के नरेला में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में भारी गर्मी ने लोगों का सिर चकरा दिया है, तो राजस्थान की गर्मी भी परेशान करने लगी है। राजस्थान के अधिकांश हिस्से गर्मी की चपेट में हैं। मंगलवार को पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का दौर अभी भी कुछ दिन जारी रहेगा और अनेक इलाकों में गर्म हवाएं और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। चूरू में 43 डिग्री, धौलपुर में 42.7 डिग्री, करौली में 42.3 डिग्री, तो गंगानगर और फलौदी में 42.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।